हेलो बच्चा लोग, मैं रवि मिश्रा केएमफी मंत्रा बाई रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लाइट यानी कि प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लेक्चर 4। इस चैप्टर में 3 लेक्चर लिए जा चुके हैं, जिसमें अब तक आप प्रकाश के विषय में काफी कुछ जान चुके हैं। जहां पे हमने तीसरा लेक्चर ब्रेक किया था, हम चौथा लेक्चर वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण के भाग, जिसमें 5 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें इस लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, रिकैप कराएंगे। और वहीं से हम उन 5 भागों के बाद आज हम छठे भाग की बात करेंगे और हेडिंग लगाएंगे मुख्य फोकस। छठी हेडिंग होगी मुख्य फोकस। इसके पहले हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आइए देख लें वो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को द्वारक। तो द्वारक क्या होता है, हमने कहा था जैसे ये एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर ये अवतल दर्पण है तो ये जो देख रहे हो तुम ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ, ये वृत्ताकार होगा। इसका जो व्यास होगा उसी को क्या कहते हैं, द्वारक। यानी ये दूरी यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गई, द्वारक। फिर हमने कहा था कि इसका जो एकदम सेंट्रल पॉइंट होता है उसे ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। तो पोल जान गए तुम लोग, द्वारक यानी कि अपर्चर जान गए। उसके बाद हमने बताया था वक्रता केंद्र। तो हमने कहा था ये किसी गोले से मिलकर बना होगा और उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल सी से लिखते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि कैपिटल सी और कैपिटल पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और उसके बाद हमने बताया था कि कैपिटल सी और कैपिटल पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो इतनी बातें हम पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद हम छठी रीडिंग आज पढ़ाएंगे मुख्य फोकस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है गोलीय दर्पण का। तो आइए पढ़ते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में हम बता दें कि मुख्य फोकस, जैसे अभी तक हमने जितने पार्ट्स पढ़े उन पार्ट्स में हमने क्या किया कि एक डेफिनेशन बता दी और 2 फिगर बना के एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 अलग अलग हेडिंग्स डालनी होंगी। हम इसे अवतल दर्पण के लिए अलग पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के लिए अलग पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं लिखा, इसका अध्ययन हम अवतल एवं उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग करेंगे, एक साथ हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, अवतल दर्पण के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। तो आइए समझे कि किसी अवतल दर्पण का, जैसे ये है, इसका मुख्य फोकस क्या होता है। तो आओ देखो बच्चों, तो ये रहा एक अवतल दर्पण, ये है इसका पोल यानी ध्रुव, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और इन्हें मिलाने वाली ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। अब आओ देखें इसका मुख्य फोकस क्या होता है। तो ध्यान दो बच्चों, इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, पॉलिश उधर लगा है, इधर क्या है, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अगर तुम्हें इस चेहरा देखना हो तो तुम किधर रहोगे, इधर रहोगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा हम बाईं तरफ ही परावर्तक पृष्ठ को रखते हैं। तो देखो बाईं तरफ है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, सुन लो कैसे डिफाइन करें मुख्य फोकस को। तो ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। इसके ये जो मुख्य अक्ष है, इस अवतल दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर प्रकाश की किरणें आए, कितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, तो यहां टकराने के बाद उनका परावर्तन होगा। परावर्तन मतलब उसी माध्यम में लौटेंगी, और ऐसे लौटेंगी वो किरणें कि किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी। जैसे यहां हमने 2 किरणों को दर्शाया है, एक किरण ये जा रही, एक किरण ये जा रही, और दोनों देखो कहां पे मेल मिलाप हो रहा है इनका, यहाँ पे। ये केवल यही 2 नहीं, जितनी भी किरणें जाएंगी वो सभी आके यहीं पर मिलेंगी, वो सभी किरणें आकर यहीं पर मिलेंगी। और जहां पर मिलती है वही क्या होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो क्या कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास अवतल दर्पण हो, उसके मुख्य अक्ष के समांतर हम जितनी भी किरणें लाएंगे, वो परावर्तन के पश्चात देखो शेप से ही लग रहा है कि ऐसे मुड़ जाएंगी किरणें, और मुड़ने के बाद किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी, और उसी बिंदु को हम कहेंगे उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो। देखो मैंने लिखा है कि किसी अवतल दर्पण के, कोई अवतल दर्पण है,
के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जब होता है मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती हैं। क्या होता है, मुख्य अक्ष का ये जो है इसके किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। क्यों होता है वो भी समझ में आएगा क्लास 12th में, उतना डीप अभी जाना बेकार है, उसके लिए कई और चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इतनी बात समझो कि अगर कितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए वो किसी एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, बिंदु पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष का यह बिंदु ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि अगर कोई अवतल दर्पण है उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आए तो परावर्तन होगा, किरणें सिकुड़ेंगी और ऐसे सिकुड़ेंगी कि मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलेंगी। मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर, अरे 2 नहीं 1000 किरणें ले आओ मुख्य अक्ष के समांतर, वो सारी की सारी कहां से जाएंगी, केवल एक ही बिंदु से जाएंगी और उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। समझ गए बच्चों, पूरी तरह से क्लियर है। उत्तल दर्पण के लिए कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। ये अवतल दर्पण के लिए कि अगर समांतर किरणें आई तो कहां मिलेंगी, केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलेंगी और वही बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, जिसे हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एफ से लिखेंगे। समझ गए बच्चों, इस बात को रट लेना कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं, वो जितनी भी किरणें आती हैं एक ही बिंदु से जाती हैं और वो कौन सा बिंदु होता है, मुख्य फोकस होता है। ठीक, तो डेफिनेशन भी बहुत क्लियर है कि ऐसे कह दोगे कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं और वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बोलो इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो तो अब हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे इसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो अगली रीडिंग होगी सेकेंड रीडिंग। क्या डालोगे बच्चों, सेकेंड रीडिंग डालोगे तुम, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल तुम ऐसे इरेज करके मत लिखना, कलाकारी मत करना, कर भी नहीं पाओगे कलाकारी। किसके लिए अब हमें पढ़ना, उत्तल दर्पण के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हम हैं, तुम नहीं कर पाओगे इस तरह, कैसे करोगे, पेंसिल से थोड़ी ना लिखते हो तुम। तो सुनो, उत्तल दर्पण के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दें बच्चे, उत्तल दर्पण के लिए इसी चीज को एक्सप्लेन करें तो डायग्राम हमें चेंज करना होगा, डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज होगी। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं और बना दे रहे हैं क्या, एक सुंदर सा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक प्यारा सा उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये है एक प्यारा सा उत्तल दर्पण, POLISH। पॉलिश कर दो पीछे ऐसे, पुलिस वाली स्पेलिंग मत लिख देना पॉलिश की। ये क्या है सर जी, ये तो अब हम जान गए हैं, क्या है ये, मुख्य अक्ष। लाइन नहीं सीधी बनती कभी मुझसे, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों की यही शिकायत होती थी कि लाइन टेढ़ी बनाते हैं। खैर तुम सीधी लाइन बनाना, तुम स्केल यूज कर लेना, स्केल, ठीक है। ये क्या है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्या है, दर्पण है, ये दर्पण आईना है, कॉन्वेक्स मिरर है ये। अब आओ देखें, अगर ये एक उत्तल दर्पण है तो कहानी कैसी होगी, इसमें कुछ बातें भी बता दें। ये क्या होगा, पोल होगा, P ध्रुव होगा, यहां कहीं होगा वक्रता केंद्र यानी कि C होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, एक किरण ये आई, ऐसे कई किरणें ला सकते हो तुम, हम 2 किरण लेके आ रहे हैं। ये किरणें कैसी हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो ध्यान से सुनो क्या होगा,
जो किरणें यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, तुम्हें लग रहा है कि मुड़ के एक ही बिंदु पर नहीं मिलने वाली, ये मोड़ेगा नहीं, ये ऐसा कुछ शेप है इसका, देखो तो यहाँ टकराएंगे तो ऐसे फैलेगा। तुम ही सोचो इस पे ऐसे इसी पे ऐसा कोई पृष्ठ हो, इस पे ज्यादा नहीं, तुम सरसों के दाने ऐसे जोर से फेंको तो यहाँ जो टकराएंगे ऐसे इधर जाएंगे ना, मुड़ेंगे थोड़ी ना। ठीक है, ऐसे टकरा के फैल जाएंगे। तो यानी ये किरणें मुड़ेंगी तो नहीं, सिकुड़ेंगी तो नहीं, ये किरणें क्या होंगी, मुड़ेंगी, फैलेंगी ऐसे। यहाँ टकराया तो ये ऐसे फैल जाएगी, ये किरण ऐसे फैल जाएगी। तो यहाँ तो उस तरह आप नहीं कह सकते एक ही बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ भी एक कहानी होगी। ये किरणें फैलेंगी तो सही, लेकिन ऐसे फैलेंगी कि लगेगा कि पीछे कहीं एक ही बिंदु से आ रही है, कुछ ऐसी कहानी होगी। पहले फिगर बना दें, कुछ ऐसी कहानी। हाँ, कुछ ऐसी कहानी होगी। कैसी कहानी और देखो, देखो ध्यान से, ये उत्तल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई। क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई। अब ये किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये परावर्तन के पश्चात फैलेंगी, लेकिन ऐसे फैलेंगी कि अगर तुम देखो तो तुम्हें लगेगा पीछे शायद यहीं से तो नहीं आ रही किरणें। मान लो इन किरणों को तुम नहीं देख रहे हो, तुम खाली आने ऐसे किरणें गई जो परावर्तित हो रही, खाली उन्हीं किरणों को देखो, मान लो ये नहीं है, तो तुम्हें लगेगा ये किरणें यहीं से आ रही हैं। और इसी बिंदु को हम कहेंगे मुख्य फोकस। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। यानी हम कहेंगे कि किसी उत्तल दर्पण में जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, किसी उत्तल दर्पण पे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें क्या होती हैं, इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि ऐसा लगता है कि वो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होकर आ रही हैं, एक ही बिंदु से आ रही हैं। उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। इसमें सच में उसी बिंदु पर जाकर मिलती थी, इसमें नहीं, उसमें अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा लगेगा कि किसी एक बिंदु से होकर आ रही है, प्रतीत होगा। तो अगर डेफिनेशन बनाओ तो क्या कहोगे, इसी में थोड़ा चेंज कर दें हम, तुम लिख लोगे, क्या कहेंगे, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के कैसे समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती हुई नहीं, मिलती नहीं है, एक ही बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती, इसी में लिख दे रहे हैं, प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। फिर मुख्य अक्ष का यह बिंदु ही उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे भी किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस को एफ से ही, कैपिटल एफ से ही लिखेंगे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या कहें, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब परावर्तित होती हैं, ये किरण और ये किरण, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती नहीं है, प्रतीत होती, लग रहा है कि यहाँ से आ रही, क्या किरणें यहाँ से आ रही, नहीं, किरणें तो इधर से आ रही हैं। लेकिन जब तुम इन्हें नहीं देखोगे तुम्हें क्या लगेगा कि अच्छा पीछे बढ़ा, शायद यहाँ मिलेंगे, शायद यहीं से किरणें आ रही है कि नहीं, फील करो, शायद किरणें यहीं से आ रही हैं। और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो बहुत क्लियर है डेफिनेशन। अवतल दर्पण में किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो एक ही बिंदु पर मिलती हैं और वो हो जाता है मुख्य फोकस। और इसमें ऐसा लगेगा कि एक ही बिंदु से होकर किरणें आ रही हैं, कब, परावर्तन के पश्चात। बस इंग्लिश में भी अगर तुम्हें ट्रांसलेट करना हो तो कैसे कहोगे, इस चीज को कहोगे, when light rays are parallel to principal axis, light rays are parallel to principal axis of a convex mirror incident over convex mirror, मतलब इस पे आपतित होती हैं,
then after reflection these rays seems to be मतलब प्रतीत होती हैं, to be comes from a point of principal axis and this point is called principal focus of that convex mirror. बोलो क्लियर है? लिख लोगे बना के इस चीज को? बस यहां तुम्हें एक वर्ड यूज करना है, seems to be comes from. seems to be come from क्या लिखोगे? seems to be come from मतलब एक ही बिंदु से. समझ गए बच्चों? तो इसे इरेज करें. इंग्लिश में एक बार और डेफिनेशन बोल दे. क्या कहेंगे? when light rays are come parallel to principal axis are come parallel to किसके? principal axis and fall upon convex mirror, then these rays after reflection seem to be come from a point of principal axis and this point of principal axis is called principal focus of that convex mirror. अब तुम जैसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओ ऐसे लिख सकते हो इस चीज को. समझ गए बच्चों? तो इसे इरेज करके अब हम आगे बढ़े. ठीक, तो ये दो मुख्य फोकस तुम जान गए, किसी अवतल दर्पण के लिए भी और किसी उत्तल दर्पण के लिए भी. तो अब हम इसे इरेज करें और अब हम सातवीं चीज एक्सप्लेन करेंगे. हेडिंग डालो. क्या हेडिंग डालोगे? फोकस दूरी. सातवीं हेडिंग क्या होगी बच्चों? फोकस दूरी, फोकल लेंथ. ये रहा सातवीं हेडिंग, फोकस दूरी. तो फोकस दूरी इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसे? इंग्लिश में कहते हैं इसे फोकल लेंथ. क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ. माइक हम सही कर लें. हाँ, माइक सही कर लें. हाँ, तो ध्यान दो. अब हमें क्या पढ़ना है? फोकस दूरी. अंतिम पॉइंट भी है, अंतिम पार्ट भी है, फोकल लेंथ. कैमरा एक बार चेक कर लें. हाँ, कैमरा तो आज बहुत ही क्लियर है. लाइटनिंग कहीं है एक स्पॉट पे. ठीक है, देखो फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है. आओ बच्चा लोग समझे फोकल लेंथ क्या है. तो अब तक जितने पॉइंट्स हमने पढ़ाए एक फिगर बना के सारी चीजें उसमें बता के और फोकस दूरी को भी हम कंप्लीट कर देते हैं. तो ध्यान दो बच्चों, ये है कौन सा दर्पण? बोलो. ये है अवतल दर्पण. ये है इसका मुख्य अक्ष. कौन सा है मुख्य अक्ष? ये. और ये इसका ये क्या है इसका? ये मुख्य अक्ष. ये मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल यानी कि ध्रुव. और यहाँ कहीं होगा सी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर. और भी तुम पढ़ चुके हो कि ये दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है. कहां से कहां तक? पी से सी के बीच की दूरी. और यहीं कहीं होगा क्या? मुख्य फोकस कैपिटल एफ. और हम बता दें फोकस दूरी क्या है. तो फोकस दूरी होती है किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी. किसके किसके बीच की दूरी? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी. यानी ये दूरी क्या होगी? फोकस दूरी, फोकल लेंथ. और इसे लिखते हैं स्मॉल एफ से. किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से. यानी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, क्या कहेंगे बच्चों? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के किसके? किसी गोलीय दर्पण के
मुख्य फोकस तथा ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। आज घर में छोटा मोटा फंक्शन है, बच्चे बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज आपके कानों में जा रही हो, तो उसके लिए खेद है। हाँ, आप सभी का निमंत्रण, जरूर से जरूर आना, जरूर से जरूर आना। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी जानते हैं कोई आएगा नहीं, कोरोना चल रहा है इसीलिए बुला रहे हैं। हमने तो बुलाया, अब आना ना आना तुम्हारी मर्जी। क्या लिखा है? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है नहीं है, कहलाती है। इसे किस अक्षर से लिखते हैं बच्चा? इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे? स्मॉल एफ से लिखते हैं। देखा कभी स्मॉल एफ? बचपन में पढ़ा था। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। हाँ, तो समझ गए, ये पी ये एफ के बीच की दूरी फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये किसके लिए हमने पढ़ा? फॉर अवतल, कॉनकेव, इसके लिए पढ़ा हमने। कॉनकेव के लिए पढ़ा, कॉनकेव के लिए पढ़ा। सर जी मैंने पढ़ लिया। हाँ ठीक है, हमने पढ़ा दिया। अब आओ देखें किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। बच्चा लोग तुम बताओ कहाँ क्या है, दिमाग लगाओ। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? पोल है, ध्रुव है। ऐसे ही कहीं स्फीयर बनेगा, उसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, इसे क्या कहेंगे? सर जी कैपिटल सी से लिखेंगे। वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और यही कहीं होगा अपना मुख्य फोकस। और P से C की दूरी होगी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूरी। और P से F की दूरी होगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ समझ गए? P से दूरी लेनी है, P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या, P से F की दूरी फोकस दूरी। तो क्लियर हो गई इतनी बातें बच्चों? तो इस तरह से हमने खत्म कर लिया गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग, जिसमें तुमने 7 भाग पढ़े। उम्मीद है कि 7 भाग तुम्हें रट गए होंगे, क्योंकि ये चीजें आगे बार बार मिलेंगी। न्यूमेरिकल्स में भी इन चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो अब हम इसे इरेज करके अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स पहले जो सवालों में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, तो इसे इरेज कर दें। वेरी गुड, नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। कुछ बच्चों ने कहा सर जी हम तो रफ लेके भी नहीं बैठते, मोबाइल खोल लेते हैं रात में, वीडियो चलता रहता, हम सो जाते हैं। सो जाओ, ऐसा ना सो कि जिंदगी भर के लिए सो जाओ, कुछ कर ही ना पाओ जीवन में। कॉपी लेके एक्टिव होके दोपहर में बैठो और घर के उस कमरे में बैठो जहां गर्मी सबसे ज्यादा हो। उससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी, कॉपी गीली हो जाएगी पसीने से, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड गीला हो जाता। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। नोट पॉइंट जो आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे। NOTE, नोट। ठीक है, नोट में हम यहाँ कई पॉइंट्स कवर करेंगे और ये सारे पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे। गांठ बांध लो, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो हम यहाँ कराने जा रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे चिन्हों का समन्वय। चिन्हों का समन्वय। समन्वय इंग्लिश में क्या कहेंगे?
साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये क्या हो गया सर जी? ऐसी ऐसी आत्मा अंदर कहां से घुसाती है? चिन्हों का समन्वय, साइन कन्वेंशन। और देखें साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों। साइन कन्वेंशन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत लाइट कभी भी पढ़ा हो जानते होंगे, बार बार होता है कि क्या प्लस, जैसे फोकस दूरी आई तो उसे कब प्लस लें कब माइनस लें, क्या कहानी होगी। तो ये जो साइन कन्वेंशन बताने जा रहे हैं ये उसी के लिए काम आएगा, ये साइन कन्वेंशन उसी के लिए काम आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन कहीं और से नहीं आया, जो तुमने क्लास 10th में वो पढ़ा था, गंदा सा चैप्टर मैथ्स में, क्या नाम था, क्या नाम था चैप्टर का, क्या नाम था बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। वहीं से साइन कन्वेंशन निकल कर आता है। तो पहले हम तुम्हें निर्देशांक ज्यामिति की चीजें बता दें। तुम जब भी दर्पण रखोगे तो ये जो लाइन है इसे पहले भी रुक जाओ, तुम्हें याद होंगी कुछ बातें तो याद ही होंगी सर जी, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो याद ही है कुछ तो। ये एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अब तुम बताओ, सीना देखो पहले, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तुम जब भी दर्पण ऐसे बनाओगे ना ऐसे, तो इस समझ लोगे वाई एक्सिस। क्या है बच्चों? वाई एक्सिस, ठीक। और ये क्या, और ये जो बनाते हो ये क्या, मुख्य, ये एक्स अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक। ऐसे भी आगे आएगा बताएंगे। अब सुनो, इधर की चीजों को लेते हैं पॉजिटिव, पहले से तुम्हें पता है, और इधर की चीजों को लेते हैं निगेटिव, ये भी तुम्हें पता है। ऊपर की चीजों को लेते हैं पॉजिटिव, ये भी तुम्हें पता है, और नीचे की चीजों को लेते हैं निगेटिव, ये भी पता है। सर जी जब सब हमें पता तो आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं? कुछ लोगों को नहीं पता होंगी ये चीजें। इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, दाएं पॉजिटिव, बाएं निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो अगर तुम इतनी चीजें जानते हो तो तुम्हें साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होगी। अब हम पहले बात करते हैं किसकी, स्टार बना के बात करेंगे। एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण ये रहा, छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा मोटा उत्तल दर्पण, छोटा मोटा उत्तल दर्पण। ये रहा P, ये यहाँ रहा F, और इसके बाद कहीं होगा यहाँ C। ये तुम्हें पता है क्या है? मुख्य अक्ष है। बोलो इतनी बात नहीं क्लियर है? P से और ये दूरी क्या कहलाती है? R, वक्रता त्रिज्या। और गंदा लिख क्या, और P से कैपिटल F की दूरी, ये क्या है? फोकस दूरी। अब देखो बच्चों, तुम देखो, ये हमने कहा था इसे तुम y अक्ष मान लेना। अब तुम बताओ, और ये मुख्य अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब इधर वाली दूरी को अगर कोई पूछे कैपिटल R कैसा होगा, क्या कहोगे? पॉजिटिव। कोई पूछे स्मॉल f कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी ये सारी कहानी किसके लिए है? उत्तल यानी कॉन्वेक्स के लिए। तो तुम इसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। क्या बैठाओगे बच्चों दिमाग में? कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और वक्रता त्रिज्या भी हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसा सिंबल फोकस दूरी का वैसा ही सिंबल वक्रता त्रिज्या का। कारण कोई पूछे तो कहोगे फोकस दूरी कैपिटल F इधर होता है तो फोकस दूरी भी इधर होगी, और इधर वाली चीजें तो पॉजिटिव होती हैं, तो F पॉजिटिव, R पॉजिटिव। समझ गए? अब आओ यही सेम चीज हम किसके लिए देखें? अवतल यानी कि कॉनकेव के लिए देखें। अवतल यानी कि कॉनकेव के लिए देखें। किसके लिए देखें? कॉनकेव के लिए देखें। तो देखो ध्यान से, कॉनकेव के लिए ये रहा, कोई इधर नहीं, थोड़ा इधर बनाए। ये क्या है? कोई अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, यहाँ है P, ये P, यहाँ कहीं होगा F और यहाँ कहीं होगा C। ये दूरी होगी कैपिटल R और ये दूरी होगी स्मॉल f। बोलो क्लियर है? अब तुमसे कोई पूछे, कोई क्या, हम ही पूछ रहे हैं, बताओ R कैसा होगा? सर जी अब से तो इधर है तो R कैसा होगा? निगेटिव। F कैसा होगा? सर जी वो तो आप बता ही चुके हैं, जैसा R वैसा ही है। अरे वो भी तो इधर ही है, तो F भी क्या होगा?
निगेटिव। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है? क्लियर हो गई इतनी बात? कितनी बात कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव, और किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव और वक्रता त्रिज्या हमेशा निगेटिव। अगर तुमसे कह दें कोई अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो तुम अवतल है तो स्मॉल एफ बराबर क्या लिखो? -25 लिखोगे। क्या लिखोगे? -25 लिखोगे। समझे बच्चों इतनी बात? ये पहला नोट था। उम्मीद है कि इसे सबने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़े। एक चीज दिमाग में हमेशा बसाए रखना, वो भी याद न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाईं ओर बनाना, हमेशा बाईं ओर। ठीक है, तो चिन्हों का समन्वय भी समझ गए होगे, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और कैसे करेंगे हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया कि देखो उत्तल दर्पण में आर और एफ इधर होता है, दोनों पॉजिटिव, और अवतल में आर और एफ दोनों इधर होता है तो दोनों निगेटिव। एक बार कैमरा चेक करें फिर आगे बढ़े। हाँ बच्चों, तो ये था साइन कन्वेंशन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकेंड पॉइंट देखें इसका। अब हम पढ़ेंगे नोट का पॉइंट नंबर 2। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नोट का, बार बार निकल जाता है, नोट का पॉइंट नंबर 2। यहां लगा दें बच्चों, यहां। हाँ, नोट का पॉइंट नंबर 2। तो देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है? छोटा सा है। हमने जो कुछ भी पढ़ा अब तक और हम जो भी आगे पढ़ेंगे, हम अपने सिलेबस में ये जो दर्पण लेंगे, ये ऐसा लेंगे जिसका द्वारक बहुत छोटा हो। हम कैसे दर्पण का अध्ययन करेंगे? जिसका द्वारक बहुत छोटा हो। तो हम अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में किसका अध्ययन करेंगे? छोटे द्वारक वाले दर्पणों का अध्ययन ही करेंगे। छोटे द्वारक वाले दर्पणों का ही अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। क्या कहा मैंने? हम अपने पाठ्यक्रम में छोटे द्वारक वाले दर्पणों का ही अध्ययन करेंगे। मतलब ये जो द्वारक जानते हो ना, इतना बड़ा नहीं होगा कभी, बहुत बहुत ऐसे छोटा सा पिद्दी भर का, ऐसे छोटा सा द्वारक ही तो होता है, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा हो। हाँ, बनाने को हम बड़ा ही बनाएंगे, बहुत छोटा बना देंगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम जो पढ़ेंगे उन सबका द्वारक कैसा मान के पढ़ेंगे? द्वारक इनका सबका क्या है? बहुत छोटा है। बोलो दूसरा पॉइंट क्लियर है? अब ये क्यों लिखा हमने? इसकी क्या वैल्यू है? तो सुनो, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है कि जब भी हमारे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो एक खास बात होगी। सुन लो बच्चों, क्या छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए क्या होगा बच्चों? ध्यान दो, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए एक बहुत प्यारा रिलेशन लिखने जा रहे हैं, R = 2f। यानी क्या कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का 2 गुना होती है। हमेशा के लिए याद रखना है। या यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है, कई बार वक्रता त्रिज्या दी रहती है, f पूछता है तो f क्या होगा? इधर भेज दो 2 को तो R/2, इधर गया तो नीचे f बराबर R/2। लेकिन ये केवल किसके लिए सही है? छोटे द्वारक के लिए। बात कोई नहीं बताता, सब बता देते हैं R = 2f, यानी केवल छोटे द्वारक के लिए सही है। दिक्कत ये क्लास 12 में जब तुम जाओगे हम इसका डेरिवेशन कराएंगे तो फॉर्मूला ऐसा नहीं आता, फॉर्मूला कुछ अलग आता है। तब तुम कहोगे सर जी ये तो गंदी बात है, वहां कुछ और यहाँ कुछ और। तो हम बता दे रहे हैं कि ये केवल छोटे द्वारक के लिए, केवल किसके लिए है? छोटे द्वारक के लिए। क्या? R = 2f। हाँ, वो हमारा सिलेबस ही ऐसा है जिसमें हम हमेशा दर्पण को कैसा मानेंगे? छोटे द्वारक वाला। ठीक है, लेकिन अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? देखो निष्कर्ष, ये रहा हमारे पास कोई अवतल। क्या है ये? अवतल है, अवतल, कॉनकेव। ये क्या है बच्चों? कॉनकेव है। अब देखो,
ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये है मुख्य अक्ष। यहां क्या होगा, P होगा। ये क्या होगा, कैपिटल C, यानी ये दूरी क्या होगी, कैपिटल R होगी। और ये जो R है F का 2 गुना है, यानी F कहीं, अच्छा F का 2 गुना होने का मतलब क्या है कि F एकदम कहीं बीच में होगा। बोलो क्यों, सही है कि नहीं मेरी बात, एकदम बीच में होगा। सोचो क्यों, क्योंकि जब एकदम बीच में होगा तो ये बराबर ये, अब अगर ये F और ये भी F हो जाएगा। क्यों, अगर एकदम बीच में हो तो ये F तो ये भी F, F 2F, तो R बराबर 2F हो नहीं गया। R बराबर 2F का मुख्य मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यही है कि ये जो F होगा, कैपिटल F, और C और P के बिल्कुल बीच में होगा, तभी तो R बराबर 2F, ये बराबर ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, अगर बीच में हो तो R F और F 2F, और 2F किसके बराबर है, कैपिटल R के। यानी निष्कर्ष में यही है कि कैपिटल F, C और P के बिल्कुल बीच में होगा। इसी तरह अगर हम क्या बनाए, कोई उत्तल बनाए, क्या बनाए, कोई उत्तल दर्पण बनाए, यानी कॉन्वेक्स मिरर बनाए। कौन सा मिरर बनाया बच्चों, कॉन्वेक्स। ये क्या रहा, ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा P। अगर C यहां कहीं हो तो तुम बोलो अब से बच्चा F कहां होगा, ये तो दूरी हो गई R। अब F कहां होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहां कहीं। ये क्या होगा, कैपिटल F, बीच में होगा तभी तो R बराबर 2F। और ये द्वारक क्या है, द्वारक बहुत छोटा है। सर जी बड़ा बना दिया आपने, हाँ बड़ा बना दिया, बड़ा ही बनाएंगे हम बार बार, लेकिन कंसीडर करेंगे छोटा, क्योंकि ज्यादा छोटा बना देंगे समझा कैसे पाएंगे। यानी इसमें ये दूरी बराबर इसके, इसमें ये दूरी बराबर इसके। यानी जब भी आगे हम पढ़ेंगे, जब भी आगे हम पढ़ेंगे तो कैपिटल F को P और C के हमेशा बीच में रखेंगे। ये भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम बनाएंगे डायग्राम, और ये पता करें कहाँ वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या ये इमेज कैसे बनाता है। तो उसके लिए चीजें काम आएंगी कि कैपिटल P और कैपिटल C के ठीक बीच में हमें क्या लेना है, कैपिटल F लेना है। कैपिटल P और कैपिटल C के ठीक बीच में हमें कैपिटल F लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि छोटे द्वारक के लिए R बराबर 2F होता है। F क्या होता है, R/2, यानी इस पूरी दूरी का ये क्या है, आधा। आधा तभी तो होगा जब एकदम बीच में लोगे। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो तुमने गोलीय दर्पण के सभी भाग पढ़ लिए, और उसके बाद तुमने नोट के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, जिसमें तुमने साइन कन्वेंशन सीखा और R = 2F सीखा, इसका मतलब सीखा। और ये भी सीखा कि हम ये सारी बातें जो R = 2F कह पा रहे हैं, क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल छोटे द्वारक वाले दर्पण ही, गोलीय दर्पण ही हैं। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चों। तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर से हम रे डायग्राम बनाएंगे। हम पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अगर कहीं पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज कहां पर बनेगी, किसी गोलीय दर्पण द्वारा। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अब तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, हमें बहुत ज्यादा साथ दिया है, और उम्मीद है कि आप आगे इससे भी बेहतर तरीके से मेरा साथ देंगे, जिससे हम आपको और बेहतर कंटेंट दे पाए। अब तक हमने काफी ज्यादा कोशिश की है कि चीजें लगातार हम बेहतर करें, और वो इम्प्रूवमेंट आपको नजर भी आ रहा होगा। यकीन मानिए अगर आपका साथ मिलता रहा तो हम बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए आपको कभी भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इस चैनल को दोस्तों से शेयर करते रहिए, उन्हें भी पढ़ने के लिए कहिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के प्रमोशन में आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।